गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बहुभुज के बारे में अध्ययन करेंगे कि बहुभुज है ये क्या होता है। तो देखो, बहुभुज किसे कहते हैं? तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से बनी एक समतलीय बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो देखो, बहुभुज की परिभाषा क्या है? तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से बनी एक समतलीय बंद आकृति, एक समतलीय बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज किसे कहते हैं? तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से बनी एक समतलीय बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। और बहुभुज को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोणों के आधार पर। तो बहुभुज है ये भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर होता है। तो हम बहुभुज के प्रकार देखें तो देखो, हम इसमें देखो बहुभुज है, इसमें कम से कम कितनी भुजाएं हो सकती हैं? तीन हो सकती हैं। तीन से कम भुजा लें तो एक बहुभुज का निर्माण नहीं होगा। तो किसी बहुभुज को बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी? तीन भुजाओं, ठीक है ना। तीन से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो देखो, जैसे हम तीन भुजा का बहुभुज देखें, तीन भुजाओं का, तो देखो तीन भुजाओं का कैसे बनेगा? इस प्रकार से एक बहुभुज बनेगा। तो ये इसमें कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं हैं, ठीक है। और तीन भुजाओं के बहुभुज को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। यदि हम चार भुजाओं का बनाएं तो देखो चार भुजाओं का इस प्रकार से बनेगा। चार भुजाओं, देखो इसमें कितनी भुजाएं हैं? चार भुजाएं हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम? चतुर्भुज। चार भुजाओं के बहुभुज को हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। इसी प्रकार यदि हम पांच भुजाओं के बहुभुज को क्या कहेंगे? देखो इसमें कितनी भुजाएं हैं? पांच भुजाएं हैं। और पांच भुजाओं के बहुभुज को कहते हैं पंचभुज। पंचभुज। यदि हम छह भुजाओं के बहुभुज को देखें तो इस प्रकार से देखो, इसमें कितनी भुजाएं हैं? छह भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं? इसमें छह भुजाएं हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम? षटभुज। इसी प्रकार हम सात भुजाओं का बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? सप्तभुज कहेंगे। आठ भुजाओं का बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? अष्टभुज कहेंगे। नौ भुजाओं के नवम भुज, दसम भुज, इस प्रकार से बहुभुज आगे बनते जाएंगे, ठीक है ना। तो तीन भुजाओं के बहुभुज को कहते हैं त्रिभुज, चार भुजाओं के बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं, पांच भुजाओं वाले को क्या कहते हैं? पंचभुज। इस प्रकार छह भुजाओं का बनाएंगे तो उसे षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, इस प्रकार से बहुभुज है वो बनते जाएंगे। फिर देखो, हम बहुभुज के अन्य प्रकार देखें तो देखो बहुभुज के अन्य प्रकारों में क्या क्या आएंगे? जैसे समबहुभुज, समबहुभुज है, विषम बहुभुज, विषम बहुभुज। फिर आगे और बात करें हम उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, अवतल के बाद में समबाहु बहुभुज। कैसा बहुभुज? समबाहु बहुभुज। और एक होता है समान कोणिक बहुभुज, समान कोणिक बहुभुज। समान कोणिक बहुभुज। इस प्रकार से देखो ये बहुभुज के अन्य प्रकारों में आ जाएंगे। तो देखो, एक होता है समभुज, विषम बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, समबाहु बहुभुज और समान कोणिक बहुभुज। ये क्या होते हैं? देखो, पहले हम बात करें समबहुभुज की। तो एक ऐसा बहुभुज, कैसा? एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं और कोण क्या हो? समान माप के हों। जिसमें देखो सभी भुजाएं क्या हों? समान माप की हों और सभी कोण भी क्या हों? समान माप के हों। तो ऐसे बहुभुज को क्या कहते हैं? समबहुभुज कहते हैं। तो देखो, समबहुभुज किसे कहते हैं?
एक ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाएं, सभी भुजाएं और सभी कोण समान माप के हों। कैसे हों? समान माप के। तो ऐसे बहुभुज को क्या कहते हैं? समभुज कहते हैं। ठीक है ना? इसमें सभी भुजाएं भी समान माप की होनी चाहिए और सभी कोण भी क्या होने चाहिए? समान माप के होने चाहिए। और यहां पर क्या है? समबाहु बहुभुज है। समबाहु बहुभुज क्या होता है? इसमें भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी, कोण इसमें समान होने आवश्यक नहीं है। ठीक है ना? इसमें तो देखो समभुज में तो क्या होगा कि सभी भुजाएं भी समान माप की होंगी और सभी कोण भी समान माप के होंगे। जैसे हम सभी समान भुजाएं और समान कोणों की कोई आकृति लें, जैसे वर्ग है। वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान माप की होती हैं और सभी कोण भी क्या होते हैं? समान माप के होते हैं। यानी कितने कितने डिग्री के होते हैं? वर्ग में 90 डिग्री कोण होते हैं और भुजाएं भी सभी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? समबहुभुज कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको हम? समबहुभुज। फिर देखो समबाहु बहुभुज का मतलब क्या है? इसमें भुजाएं तो समान होंगी लेकिन कोण समान होने आवश्यक नहीं है। ठीक है? जैसे हम बात करें समचतुर्भुज की। जो समचतुर्भुज होता है इसमें सभी भुजाएं तो समान होती हैं लेकिन कोण बराबर होने इसमें आवश्यक नहीं है। ठीक है? समचतुर्भुज का मतलब क्या है कि इसमें भुजाएं तो सभी समान होंगी लेकिन कोण है वो बराबर होने इसमें आवश्यक नहीं है। ठीक है? तो समबाहु बहुभुज में क्या आएगा? समचतुर्भुज किसमें आएगा? समबाहु बहुभुज में आएगा। इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी लेकिन कोण बराबर होने आवश्यक नहीं है। फिर हम बात करें समान कोणिक बहुभुज की। तो समान कोणिक का मतलब देखो समान कोण, यानी एक ऐसा बहुभुज जिसमें कोण क्या हो? समान माप के हो, भुजाएं बराबर ना हो लेकिन कोण कैसे होने चाहिए? समान माप के होने चाहिए। जैसे हम आयत लें, आयत में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। कितने कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। लेकिन इसमें सभी भुजाएं समान नहीं होती। आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है ना? आयत में क्या होता है? इनकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं लेकिन सभी भुजाएं हैं ये समान माप की नहीं होती है। ठीक है ना? और इसमें कोण है वो समान माप के होते हैं 90 डिग्री के। तो आयत है ये किस में आएगा? समान कोणिक बहुभुज में आएगा। ध्यान रखना है कि आयत है ये किस में आएगा? समान कोणिक बहुभुज में आएगा। समान कोणिक बहुभुज में कोण सभी समान होंगे लेकिन भुजाएं हैं ये समान होनी आवश्यक नहीं है। फिर देखो विषम बहुभुज। विषम बहुभुज क्या होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण समान माप के न हो तो वो क्या हो जाएगा? विषम बहुभुज हो जाएगा। समबहुभुज में क्या होता है? सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं? समान माप के होते हैं। यदि समान माप के न हो तो वो कैसा बहुभुज बन जाएगा? विषम बहुभुज बन जाएगा। ठीक है? विषम बहुभुज का मतलब जैसे एक ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण समान माप के न हो उसे क्या कहेंगे हम? विषम बहुभुज कहेंगे। फिर हम बात करते हैं उत्तल बहुभुज की। उत्तल बहुभुज में क्या होता है? देखो कि एक ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण 180 डिग्री से कम हो। सभी कोण क्या हो? सभी कोण 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। तो ऐसे बहुभुज को हम क्या कहेंगे? उत्तल बहुभुज कहेंगे। ठीक है? एक ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण 180 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज कहते हैं। और उत्तल बहुभुज में जो विकर्ण बनेंगे ना, विकर्ण देखो विकर्ण, ये जो विकर्ण बनेंगे वो इसके अंदर ही बनेंगे। ठीक है ना? इसके आंतरिक भाग में बनेंगे, बहिर्भाग में है वो विकर्ण नहीं बनेंगे। जैसे हम एक चतुर्भुज में विकर्ण बनाएंगे इस प्रकार से, तो इसके दो विकर्ण होंगे, आमने सामने के सिरों को मिलाएं यानी शीर्षों को मिलाएं तो वो क्या होता है? विकर्ण होता है इस प्रकार से। ये क्या है? विकर्ण है और ये भी क्या है? एक विकर्ण है। तो देखो इस बहुभुज के अंदर ही बनेंगे इस प्रकार से, तो वो क्या होगा? उत्तल बहुभुज होगा। हम क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण 180 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज। या ऐसे बोल सकते हैं कि एक उत्तल बहुभुज में जो विकर्ण बनते हैं वो उस बहुभुज के अंदर ही बनते हैं। फिर हम बात करें अवतल बहुभुज की। अवतल बहुभुज में क्या होता है कि इसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होता है। कम से कम, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं।
ठीक है ना। कम से कम एक कोण है वो कितना क्या होता है 180 डिग्री से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो अवतल बहुभुज क्या होता है कि एक ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो, तो ऐसे बहुभुज को क्या कहते हैं अवतल बहुभुज कहते हैं। एक ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण की क्या हो 180 डिग्री से क्या हो ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं अवतल बहुभुज कहते हैं। और यदि हम अवतल बहुभुज, देखो ये सभी बहुभुज है ना, ये क्या है, जैसे ये बहुभुज है, आयत है, वर्ग है, तो ये उत्तल बहुभुज है। और अवतल बहुभुज में क्या होता है कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होता है। कैसे, देखो जैसे हम कोई चतुर्भुज बनाए, इस प्रकार की कोई आकृति बनाई हमने, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें ये सभी कोण तो है ना क्या है 180 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन यहां पर ये जो कोण बनेगा ना ये क्या होगा 180 डिग्री से ज्यादा होगा। इसे क्या कहेंगे हम अवतल बहुभुज कहेंगे। फिर देखो हमने चतुर्भुज में इस प्रकार से इस चतुर्भुज में विकर्ण बनाए, तो ये दोनों विकर्ण कहां पर बने, इसके अंदर ही बने हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये उत्तल के हो गए। और इसमें हम विकर्ण बनाए, देखो इन दोनों सिरों का विकर्ण बनाए, तो ये देखो इस प्रकार से बनेगा। ये क्या होगा इसके बहिर्भाग में होगा, ये बाहर बनेगा ये। तो ये क्या है अवतल बहुभुज की पहचान है, ठीक है ना, कि अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण है वो 180 डिग्री से ज्यादा बनेगा, और विकर्ण है वो क्या है इससे बाहर बन सकता है, बहिर्भाग में बनेगा। फिर हम बात करें उत्तल बहुभुज की, तो उत्तल बहुभुज है इसमें सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं, और अवतल में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होगा। अब हम बात करें बहुभुज से संबंधित सूत्रों की, तो देखो बहुभुज से संबंधित सूत्र देखें हम, तो पहला देखो हम बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करना चाहें कि इस बहुभुज में या किसी बहुभुज में विकर्ण कितने हो सकते हैं, तो उसके लिए सूत्र क्या है, देखो विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी हो, इसमें बहुभुज में विकर्णों की संख्या, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या यदि हमें ज्ञात करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम n गुणा n-3/2 ये सूत्र काम में लेंगे, ठीक है। यहां पर n का मतलब क्या है, n का मतलब है भुजाओं की संख्या, बहुभुज में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, n का मतलब क्या है यहां पर भुजाओं की संख्या। तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है, तो विकर्णों के लिए हम क्या करेंगे n गुणा n-3/2 ये सूत्र काम में लेंगे। तो देखो जैसे हम त्रिभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें, हमें देखना है कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। ध्यान रखना है कि एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3। अब यहाँ पर n की जगह हमें क्या लिखना है 3 लिखना है, तो क्या लिखेंगे देखो 3 गुणा 3-3/2। अब यहाँ पर देखो 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0 आएगा, और 0 को 3 से गुणा करेंगे 0, और 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो त्रिभुज में कितने विकर्ण बनेंगे 0 बनेंगे, ठीक है ना। यानी कि त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं बनता है, 0 संख्या क्या होगी 0, ठीक है। यानी ये एक ऐसा बहुभुज है जिसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती है 0 होती है। फिर हम बात करें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या देखें हम चतुर्भुज में, तो देखो कितनी भुजाएं होंगी, इसमें 4 भुजाएं होंगी, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे, देखो 4 गुणा 4-3/2। अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, और 4 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं 2 होते हैं। कैसे, देखो बनाकर दिखाते हैं। ये क्या है, एक चतुर्भुज है 4 भुजाओं का, एक तो इस प्रकार से बनेगा और एक इस प्रकार से बनेगा, तो ये 2 विकर्ण होंगे चतुर्भुज में। फिर हम बात करें पंचभुज, पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 5 भुजाएं होती हैं। तो n की जगह क्या लिख सकते हैं 5, देखो 5 गुणा 5-3/2, तो 5 गुणा 2/2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 5। तो विकर्णों की संख्या कितनी होती है 5 होती है। एक पंचभुज में विकर्ण कितने होते हैं 5 होते हैं। कैसे होते हैं, देखो हम बनाकर देखते हैं। ये क्या है, एक पंचभुज है, तो इसमें देखो एक तो ये विकर्ण हो जाएगा 1, फिर देखो ये हो जाएगा 2 3, एक इस प्रकार से
4 और एक इस प्रकार से 5। तो एक पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? 5 विकर्ण होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें एक षटभुज में। षटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, षटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 6 होती हैं। तो देखो यहाँ पर n की जगह 6 लिखना है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3/2। 6 से 3 माइनस करेंगे 3 होगा, और 3 को 6 से गुणा करेंगे 18 होगा, और 18 में 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो एक षटभुज में विकर्ण कितने होते हैं? 9 विकर्ण होते हैं। त्रिभुज में 0 होता है, चतुर्भुज में 2 होता है, पंचभुज में 5 होते हैं, और एक षटभुज में 9 विकर्ण होते हैं। चलो हम बनाते हैं, देखो इस प्रकार से। ये क्या है? एक षटभुज है। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है? विकर्ण बनाना है। तो विकर्ण कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, एक ये हो जाएगा, एक इस प्रकार से 2, फिर ये 3 4, एक ये हो जाएगा 5 6 7, कितने विकर्ण हो गए? 7। फिर इस प्रकार से देखो, एक ये 8 और एक इधर 9। तो एक षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, ध्यान रखना है। तो यदि हमें किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम कौन सा सूत्र काम में लेंगे? n गुणा n-3/2। ये हमें बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, n-2, इस सूत्र से हम क्या करेंगे? किसी बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। कौन से सूत्र से? n-2। n का मतलब होता है बहुभुज में भुजाओं की संख्या, कि बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, वो उसका मतलब क्या होता है? n। तो जैसे हमें एक त्रिभुज में देखना हो, n का मान 3, n मान 3 का मतलब है किसी त्रिभुज में हम त्रिभुज देखें कितने बनेंगे, तो 3 माइनस 2 बराबर 1, यानी एक त्रिभुज में एक ही त्रिभुज होता है। कैसा? इस प्रकार से। ये क्या है? एक ही त्रिभुज है। फिर हम बात करें एक चतुर्भुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें कि चतुर्भुज में त्रिभुज है वो कितने हैं। तो देखो, n की जगह क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? देखो, 4 माइनस 2 बराबर 2, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो देखो, चतुर्भुज में कैसे बनेंगे? 2 त्रिभुज बनेंगे, 1 2, या फिर इस प्रकार से बना सकते हैं हम, 1 2। ठीक है, फिर हम बात करें एक पंचभुज में। पंचभुज में त्रिभुजों की संख्या, तो n की जगह क्या लिखेंगे? 5 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएंगे? ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, पंचभुज में त्रिभुज कितने बनेंगे? 3। ठीक है, कैसे बनाने हैं? हम 3 त्रिभुजों से क्या कर सकते हैं? एक पंचभुज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना। हम कितने त्रिभुजों से चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं? 2 त्रिभुजों से। इसी प्रकार हम कितने त्रिभुजों से एक पंचभुज का निर्माण हो सकता है? 3 त्रिभुजों से। कैसे? देखो, ये क्या है? एक पंचभुज है, इसमें एक तो ये त्रिभुज हो जाएगा 1, और एक इस प्रकार से मिला देते हैं 2 और 3। 3 त्रिभुजों से मिलकर क्या बनता है? एक पंचभुज बनता है। इसी प्रकार से यदि हम एक षटभुज की बात करें कि षटभुज है वो कितने त्रिभुजों से मिलकर बनता है, तो देखो, जैसे n की जगह हमें क्या लिखना है? 6 लिखना है, तो यहां पर 6 लिखेंगे। 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 बराबर कितने होते हैं? 4। एक षटभुज का निर्माण है ये 4 त्रिभुजों से मिलकर बनता है। कैसे होता है? देखो, ये जैसे हम एक षटभुज बनाए, ये क्या है? एक षटभुज है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 4, 1 इस प्रकार से 2 हो गया, 3 और 4। तो एक षटभुज का निर्माण है ये कितने त्रिभुजों से मिलकर होता है? 4 त्रिभुजों से मिलकर बनता है। ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? n-2, यानी किसी बहुभुज का निर्माण कितने त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। तो कैसे देखेंगे? n-2 का सूत्र लगा देंगे। n का मतलब क्या है? भुजाओं की संख्या है कि कितनी उसमें भुजाएं हैं। उसमें से क्या करना है? 2 माइनस कर देना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यानी कि ये बहुभुज है ये कितने त्रिभुजों से मिलकर बन सकता है, ये हमें पता चल जाएगा। इसमें हमारा 3 नंबर सूत्र क्या रहेगा? बाह्य कोणों का योग। यानी कोई बहुभुज है उसमें बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। जैसे हम कोई बहुभुज बनाए, जैसे ये क्या है? एक बहुभुज है, इसके बाह्य कोणों का योग हम देखें तो कौन सा होगा? देखो, एक इस प्रकार से हो जाएगा, फिर देखो ये है
इसको x नाम दे दिया, इसको y नाम दे दिया, इसको z नाम दे दिया। तो इसमें कितने बाह्य कोण हैं? 3 बाह्य कोण हैं, ठीक है, x y z। यदि हम इसके बाह्य कोणों का योग करेंगे, x y z को जोड़ेंगे, तो इनका योग है वो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। ध्यान रखना है कि कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये हमें ध्यान में रखना है, चाहे वो बहुभुज कैसा ही हो, ठीक है। फिर हम बात करें कि बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण हमें ज्ञात करना हो, कि किसी बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण हमें चाहिए, तो उसके लिए जो बहुभुज ले रहे हैं वो कैसा बहुभुज होना चाहिए? सम बहुभुज होना चाहिए वो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो सम बहुभुज में या सम बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, यदि हम सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना चाहिए, तो देखो प्रत्येक बाह्य कोण का मान हम तभी निकाल पाएंगे जब वो बहुभुज कैसा हो? सम बहुभुज हो, ठीक है ना। इसके लिए कैसा बहुभुज होना चाहिए? सम बहुभुज, यानी एक ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं का जो माप है वो समान हो और कोण भी क्या हो? समान माप के हो। भुजाएं भी समान माप की हो और कोण भी समान माप के हो, क्या होता है? सम बहुभुज होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 360 में हम भाग लगा देंगे n का। n का मतलब क्या है? भुजाओं की संख्या। n का मतलब क्या है? भुजाओं की संख्या, कि वो बहुभुज कितनी भुजाओं से मिलकर बना है। यदि हमें बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 360 में उस बहुभुज की जितनी भुजाएं हैं उन भुजाओं का भाग लगा देंगे। जैसे हमें त्रिभुज में प्रत्येक बाह्य कोण चाहिए, ठीक है, यानी वो कैसा होना चाहिए? सम त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है ना, सम बाहु त्रिभुज। तो ऐसे त्रिभुज में हम क्या करेंगे? 360 में क्या करेंगे? n का मतलब त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 होती हैं, भाग देंगे, कितना होगा? 120 डिग्री। तो एक त्रिभुज है, यानी समान भुजाओं का त्रिभुज है और समान कोणों का त्रिभुज है। तो ऐसे त्रिभुज में हमें प्रत्येक बाह्य कोण चाहिए, तो कितने कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा, यानी तीनों कोण 120 डिग्री के होंगे, ठीक है। यदि हमें इसी प्रकार से एक चतुर्भुज में प्रत्येक बाह्य कोण चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 360 में कितने का भाग लगा देंगे? 4 का। तो कितना हो जाएगा? देखो 90 डिग्री, ठीक है। यानी एक सम चतुर्भुज लेंगे, यानी कि ऐसा वो कौन सा होगा? वर्ग होगा, ठीक है ना। यानी सम बहुभुज में चतुर्भुज ले तो कौन सा चतुर्भुज होगा? वर्ग होगा। और एक वर्ग में हमें प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे? 360 में 4 का भाग लगा देंगे, कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। ऐसे ही पंचभुज में हमें प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना हो, तो 360 में हम कितने का भाग लगाएंगे? 5 का भाग लगा देंगे। यदि हमें षटभुज में प्रत्येक बाह्य कोण चाहिए, तो क्या करेंगे? देखो वो बहुभुज कैसा होना चाहिए? सम बहुभुज होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम उसमें षटभुज में 6 का भाग लगा देंगे, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो देखो बहुभुज बाह्य कोणों का योग हमें हमेशा कैसा भी त्रिभुज हो, हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री होगा। त्रिभुज कैसा भी बहुभुज हो, यदि बाह्य कोणों का योग हमें देखना हो तो कितना होगा? 360 डिग्री ही होगा। लेकिन हमें प्रत्येक बाह्य कोण चाहिए, तो कैसा बहुभुज होना चाहिए? वो सम बहुभुज होना चाहिए। और हमें क्या करना है? 360 में वो बहुभुज जितनी भुजाओं का है उस भुजाओं की संख्या का क्या करेंगे? भाग लगा देंगे 360 में, जिससे हमें क्या होगा? प्रत्येक बाह्य कोण का मान प्राप्त हो जाएगा। यदि हमें बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करना हो, कि कोई बहुभुज है उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक सूत्र काम में लेना है, n-2 गुणा 180 डिग्री। ये जो सूत्र होता है, ये इससे हम क्या कर सकते हैं? अंतः कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर n का मतलब क्या है? भुजाओं की संख्या है। तो देखो किसी बहुभुज के अंतः कोण, बहुभुज कैसा भी हो, ठीक है ना, चाहे वो समबाहु हो चाहे वो विषमबाहु हो, कैसा भी बहुभुज हो, यदि उसके लिए समान सूत्र रहेगा कि यदि हमें अंतः कोणों का योग ज्ञात करना हो तो हम सूत्र कौन सा काम में लेंगे? n-2 गुणा 180 डिग्री। जैसे हमें त्रिभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करना हो तो n की जगह क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा, और 1 को 180 डिग्री से गुणा करेंगे, क्या होगा? 180 डिग्री। यदि हम चतुर्भुज में अंतः कोणों का योग देखें तो n की जगह क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, और 4 में से 2 घटाएंगे, कितना होगा? 2 होगा। 2 को 180 डिग्री से गुणा करेंगे, कितना होगा? 360 डिग्री होगा। इसी प्रकार यदि हम पंचभुज में कोणों का योग देखें तो पंचभुज में n की जगह क्या लिखेंगे? 5। 5 में से 3 घटाएंगे, 2 घटाएंगे, 3 होगा, और 3 को 180 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 540 डिग्री होगा। इस प्रकार से यदि हमें बहुभुज कैसा भी हो,
यदि उसके सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करना हो, देखो बाह्य कोणों का योग तो कितना होगा 360 डिग्री होगा, जो कैसा भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा 360 डिग्री होगा। यदि अंतः कोणों का योग हमें ज्ञात करना हो तो देखो बहुभुज के अनुसार क्या होगा, अलग अलग मान आएंगे उसके, ठीक है ना। जैसे त्रिभुज में 180 डिग्री का होंगे और चतुर्भुज में सभी कोणों का योग अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होगा, पंचभुज में 540 होगा, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। तो अंतः कोणों के योग के लिए हमें क्या करना है, n-2 गुणा 180 डिग्री। n का मतलब है भुजाओं की संख्या, कि वो बहुभुज है वो कितनी भुजाओं का है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से, n-2 गुणा 180 डिग्री। फिर देखो हमें प्रत्येक अंतः कोण चाहिए, प्रत्येक अंतः कोण कैसे ज्ञात करेंगे, देखो प्रत्येक अंतः कोण, तो यदि हमें प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करना हो तो बहुभुज कैसा होना चाहिए, समबहुभुज होना चाहिए, ठीक है ना, समबहुभुज। कि कोई समबहुभुज हमें दे रखा हो और उसका प्रत्येक अंतः कोण हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हमें ये तो पता है कि अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, n-2 गुणा 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। यदि हमें प्रत्येक अंतः कोण चाहिए तो हम क्या करेंगे, n का भाग लगा देंगे। n का मतलब क्या है, भुजाओं की संख्या है, तो भुजाओं की संख्या का हम भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास प्रत्येक अंतः कोण आ जाएगा, ठीक है ना। यदि हमें कोणों का योग दे रखा हो और यदि हमें उसमें भुजाओं की संख्या का भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रत्येक अंतः कोण आ जाएगा, ठीक है ना। देखो तो जैसे त्रिभुज में हमें प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करना हो कैसा होना चाहिए, देखो बहुभुज कैसा होना चाहिए, समबहुभुज। यदि बहुभुज समबहुभुज है तभी हम प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात कर सकेंगे, ठीक है ना, नहीं तो हमें ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखो जैसे एक त्रिभुज में देखिए प्रत्येक अंतः कोण, तो n की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 को 180 से गुणा करेंगे कितना होगा, 180 होगा, और 180 में n का मतलब क्या है, 3 है, 180 में 3 का भाग लगाएंगे कितना होगा, 60 डिग्री होगा। फिर हम बात करें चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज में देखें प्रत्येक अंतः कोण, तो n की जगह 4 लिखेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, जैसे हमें ज्ञात कर रखा है कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो 360 में हम 4 का भाग लगा देंगे तो प्रत्येक अंतः कोण आ जाएगा 90 डिग्री का। इसी प्रकार हम पंचभुज में प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करना चाहें तो देखो 540 में कितने का भाग लगाना है, 5 का भाग लगा देंगे, तो 108 कितना हो जाएगा, 108 डिग्री का प्रत्येक अंतः कोण हमारे पास आ जाएगा। पंचभुज में प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का होता है, 108 डिग्री, समपंचभुज होना चाहिए वो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करना हो तो कौन सा सूत्र काम में लेंगे, n-2 गुणा 180 डिग्री बटे n का मतलब यहाँ पर है भुजाओं की संख्या। तो इस प्रकार से क्या है, ये है बहुभुज से संबंधित कुछ सूत्र हैं। जैसे विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी हो तो n गुणा n-3 बटे 2। यदि हमें त्रिभुजों की संख्या की कोई बहुभुज है वो कितने त्रिभुजों से मिलकर बना होता है तो उसके लिए हम कौन सा सूत्र काम में लेंगे, n-2। फिर हमें बाह्य कोण ज्ञात करना हो यानी बाह्य कोणों का योग देखना हो तो 360 डिग्री, कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यदि समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करना हो तो 360 में भुजाओं की संख्या का भाग लगा देंगे। इसी प्रकार यदि हमें कोई बहुभुज में अंतः कोणों का योग देखना हो तो n-2 गुणा 180 काम में लेंगे, और यदि हमें समबहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण चाहिए तो उसमें भुजाओं की संख्या का भाग लगा देंगे, n-2 गुणा 180 बटे n। तो ये हमारा आज का टॉपिक बहुभुज। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद।